जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। सीए फाइनल के एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके नवंबर, कुछ ही दिन बाकी है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर रिफंड चैप्टर जो है उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, खास तौर से जीरो रेटेड सप्लाई, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, डीम्ड एक्सपोर्ट रूल 89 4A एंड 4B। इनके कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो सर अगर कोई वीडियो मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमारा जो ये वीडियो ये रिफ़ंड को लेकर के, रिफ़ंड के सारे कॉन्सेप्ट इसमें हमने कवर किए हैं इन डेप्थ। आपको जो भी कॉन्सेप्ट देखना है आप वहाँ पे जाइए और उस कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर मान लीजिए कि सर हमारे को यूँ लगता है कि सर जीरो रेटेड सप्लाई की तो हमको नॉलेज है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता, तो खाली उतना ही पार्ट आप इस वीडियो से देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे करना है। ये अनाउंसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मई 2023 और नवंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनका ये कहना था कि सर सीए फाइनल का आपका नया बैच कब से शुरू होने वाला है। सीए फाइनल का नया रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगा जो 3D एनिमेशन में होगा, पूरा एनिमेटेड होगा रिकॉर्डिंग, 3D एनिमेशन में अवेलेबल होगा। 180 आवर्स की क्लासेस होगी और ये अभी से मिलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे लेक्चर रिकॉर्ड होंगे आपको अवेलेबल होते जाएंगे गूगल ड्राइव फॉर्म में। लेटेस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग रहेगी जो अमेंडमेंट के साथ में रहेगी। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं जो 8499 का है 6 मंथ के लिए, इसमें आपको बुक भी अवेलेबल होगी हार्ड कॉपी फॉर्म में। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 6 मंथ का 5299 में, तो इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी बुक्स की। ओके ना, MGST कोड यूज़ करके आप एडिशनल डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पर। रिफंड जो चैप्टर है आप उसको आराम से एंजॉय कीजिए, देखिए। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नाउ फ्रेंड्स, अब आप आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जीरो रेटेड सप्लाई के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन उन सब के बारे में हम देखते हैं एक बार कि क्या है, किस हिसाब से। एक तो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी और एक हमारे रिफंड चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा उसमें भी एक क्वेश्चन है, वो वाला पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं। ये सब आपके वो है, जीरो रेटेड सर्विस क्या होती है, गुड्स क्या होता है, नेट आईटीसी का मीनिंग क्या होता है, वो सब है यहाँ पर। ओके हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला हम समझ पाए। MG प्राइवेट लिमिटेड फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स एंड रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट द मैक्सिमम रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। मैक्सिमम रिफंड निकालने की बात हो रही है यहाँ पर। आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट, ये नेट आईटीसी का पार्ट बनेगा। आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट सर्विस, ये भी नेट आईटीसी का पार्ट बनेगा। आईटीसी अवेलेबल ऑन कैपिटल गुड्स, इसका क्रेडिट नहीं मिलता, ये नहीं आएगा। टैक्सेबल वैल्यू गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। टैक्सेबल गुड्स जो एक्सपोर्ट किया आपने अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये जीरो रेटेड सप्लाई भी है और साथ में जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, साथ में ये टर्न ओवर का भी पार्ट बनेगा, क्योंकि टोटल टर्न ओवर में तो हर तरह की आउटवर्ड सप्लाई आएगी, बराबर है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड विद इन इंडिया, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचा, ये टर्न ओवर में आएगा आपके। पेमेंट रिसीव टुवर्ड सर्विस सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आपने क्या उसका पेमेंट मिला 10,50,000, includes 50,000 of advance towards service to be supplied export after the current period। 50,000 ऐसा है जो एडवांस तो मिला है बट उसकी सर्विस आप अभी नहीं दे रहे हो, बाद में दोगे, बाद में दोगे। तो इसका मतलब वो एक्सपोर्ट सर्विस का पार्ट नहीं होगा, वो माइनस करेंगे। तो यहां पर आपके जो सर्विस है एक्सपोर्ट सर्विसेज, वो 10 लाख की माने जाएगी। ये आपके जीरो रेटेड सप्लाई में भी आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्लस टर्नओवर में, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते हो सर्विस तो IGST चार्ज करके एक्सपोर्ट करने का प्रोविजन बहुत ही रेयरली होता है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई ही मानने का कि बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में ही एक्सपोर्ट किया होगा, नीचे नोट डाल देने का। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाइड विद इन इंडिया, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सर्विस दे रहे हो तो ये टर्नओवर का पार्ट होगी। आज हम नेट आईटीसी कितना हो गया, 5 लाख प्लस 10 लाख, सॉरी 1 लाख, टोटल 6 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर में ये देखो 60 लाख जो है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, 70 लाख जो इंडिया में बेचा, एक्सपोर्ट सर्विस 10 लाख, DT की सर्विस 10 लाख, तो 70 लाख 60 लाख प्लस 70 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख,
ये आपका टोटल टर्नओवर हो गया, मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, सर्विसेज आपके 10 लाख सही है। अब गुड्स के केस में हमने क्या पढ़ा, जो एक्सपोर्ट वैल्यू है इनवॉइस में कितनी 60 लाख, और सेम वैसा ही गुड्स उतनी ही वैसी क्वालिटी का उतनी ही क्वांटिटी में अगर इंडिया में बिकता है तो क्या वैल्यू होगी, अगर बिकता है तो क्या वैल्यू होगी। अब इन्होंने इंडिया में बिकने की वैल्यू दी 70 लाख। अब यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान रखना। पहला, इंडिया में 70 लाख का भेजा कोई भी गुड्स, तो उतनी ही क्वांटिटी आपने एक्सपोर्ट की, ये क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। ये कंपेरेबल क्वांटिटी नहीं दी है, क्वांटिटी कंपेयर करने के लिए दी नहीं उन्होंने कि भाई ये जो 60 लाख मैंने एक्सपोर्ट किया हो सकता है ये 1000 यूनिट्स का हो, और इंडिया में जो 70 लाख बेचा ये 2000 यूनिट्स का हो। 70 लाख बराबर है, तो ये 2000 यूनिट्स सेम प्रोडक्ट की मैं इंडिया में बेच रहा हूं तो 70 लाख में बेच रहा हूं, और 1000 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं 60 लाख, तो कंपेयर नहीं हो सकता। कंपेयर कब होगा, यहाँ पे 1000 यूनिट्स की क्या प्राइस होगी, जो इंडिया में बेचा वहां पे 1000 यूनिट्स की क्या प्राइस होगी, उसका 1.5 टाइम्स, उसका 1.5 टाइम्स। वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है इस क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 1, तो वो लग नहीं सकता 1.5 टाइम्स वाला प्रोविजन। दूसरा पॉइंट, अगर लगा भी देते हम प्रिज्यूम कर लेते हैं क्वांटिटी सेम है, तभी इसका 1.5 टाइम्स तो ये ही ज्यादा आएगा 70 लाख वाला ही। 70 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स 60 लाख से तो ज्यादा ही होगा, हमको लेना विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे ओवरऑल 60 लाख आएगा। और जो यहाँ पे आता ना बेटा, यहाँ पर जो आता है वही यहाँ पर लिखना होगा आपको। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 150 लाख मल्टीप्लाई बाई 70 लाख, कितना आता है 2,80,000। 2,80,000 बराबर कितना है 2,80,000। ओके, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कर लेते हैं। While Limited provides the following details of September 2020 for computation of refund claim under Rule 89(4) of CGST Rules 2017. Compute the eligible claim under the said rule, assuming that other conditions are fulfilled. समझो इसको। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको नेट आईटीसी चाहिए उस पर्टिकुलर मंथ का, और उस पर्टिकुलर मंथ मतलब सितंबर 2020 का। सितंबर 2020 का जो नेट आईटीसी वो हमारे काम का है यहाँ पर। ओके, ITC availed during the period which includes the claim for refund made 5 lakhs eligible under Rule 89(4)(a), 4(b) of CGST Rules 2007। ये क्या बोलना चाहता है, ये जो 25 lakhs है, ये जो 25 lakhs है, इसमें से 5 लाख ऐसा है जो रूल 89(4)(a) या 4(b) से रिलेटेड है। ओके, अब इधर देखना, नेट आईटीसी में पूरा 25 लाख लिखे या 20 लाख लिखे, तो ये डिपेंड करता है कि जो वाई लिमिटेड है सप्लायर, क्या उसने डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड लिया। अगर उसने डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड लिया है अलग से, तो रूल 89(4)(a), 4(b) से रिलेटेड आईटीसी नहीं कवर होगा नेट आईटीसी में यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उसका रिफंड ऑलरेडी कहीं और मिल चुका है। सेम वैसा ही रूल 89(4)(a), 4(b) का टर्नओवर भी टोटल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा यहाँ पर, अगर वाई लिमिटेड ने डीम्ड एक्सपोर्ट का अलग से रिफंड लिया है तो। मान लीजिए डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड वाई लिमिटेड को नहीं, जिनको भी इन्होंने माल बेचा, चाहे वो ईओयू हो या एडवांस ऑथराइजेशन हो या एपीसीजी स्कीम होल्डर हो, उन्होंने रिफंड लिया है या उन्होंने आईटीसी लिया है, या तो उन्होंने आईटीसी ले लिया, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, या उन्होंने रिफंड ले लिया, या दोनों ही ले लिए उन्होंने, तो वाई लिमिटेड ने डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम नहीं किया है। और वाई लिमिटेड ने डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड अगर क्लेम नहीं किया है तो फिर नेट आईटीसी में से इसको माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पे देखेंगे हम आगे, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग व्हिच इंक्लूड्स द सप्लाई ऑफ 100 lakhs फॉर व्हिच रिफंड क्लेम इज मेड अंडर रूल 89(4)(a), 4(b) ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। ओके, यहां पे बोल दिया 100 lakhs रूल 89(4)(a), 4(b) से रिलेटेड है। सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। अब जब देखो बेटा,
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो फिर आपको यही प्रिज्यूम करना है कि इसका रिफंड, जब ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, इसका रिफंड वाई लिमिटेड को मिल चुका है, ये प्रिज्यूम करना। अगर क्वेश्चन ये बोल देता डीम्ड एक्सपोर्ट में रिसिपिएंट ने रिफंड क्लेम कर लिया या रिसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम कर लिया, तो हम भी जानते हैं फिर सप्लायर को रिफंड मिल ही नहीं सकता है। उस केस में हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि भाई सप्लायर को यहाँ पर रिफंड नहीं मिला है, तो वो टोटल टर्नओवर का पार्ट भी होगा रूल 89(4)(4)(b) का टर्नओवर, और नेट आईटीसी का भी पार्ट होगा जो उससे रिलेटेड आईटीसी होगा। रूल 89(4)(4)(b) से रिलेटेड आईटीसी, नेट आईटीसी का भी पार्ट होगा। कब? जब क्वेश्चन ये लिख देता कि रिसिपिएंट ने क्रेडिट क्लेम किया था डीम्ड एक्सपोर्ट में, या फिर रिसिपिएंट ने रिफंड क्लेम किया, या रिसिपिएंट ने दोनों ही किया। ओके ना, तो अभी कुछ नहीं दिया था, हम यही मानेंगे रूल 89(4)(4)(b) का रिफंड, डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड वाई लिमिटेड को ही मिला है। तो इसमें से नेट आईटीसी हो जाएगा और इधर से टर्नओवर 600 माइनस 100 लैक्स 500 लैक्स। तो ये मान के चलना, जनरली ये जो होता है ना, ये 89(4)(4)(b) का टर्नओवर, ये जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर दिया हुआ रहता है हमेशा, उसी में इंक्लूड करके देते हैं, उसी में से फिर आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट को भी एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट कर लेते हैं और एंट्री एक साथ ही कर देते हैं। तो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा रहे ना, तो आप नोट डाल देने का कि हमने, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप यूं भी प्रिज्यूम कर सकते हो कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, वर्डिंग्स पे ध्यान दो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, उसी में हम प्रिज्यूम करेंगे रूल 89(4)(4) भी इंक्लूड होगा। ओके, हमने माइनस कर दिया यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, ये टर्नओवर में आएगा डीटी, ये टर्नओवर में भी आएगा, जीरो रेटेड सप्लाई में भी आएगा। अब आओ इधर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 25 लाख डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, वो मान रहे हैं 500 लैक्स पहला, और 300 लैक्स का 1.5 टाइम्स, whichever is less 450 लैक्स। बट ये कब मानना है? जब क्वेश्चन ये बोल देता कि दोनों की क्वांटिटी सेम है, या कंपेरेबल क्वांटिटी दे देता, जिससे कंपेयर किया जा सकता है, जितनी यूनिट एक्सपोर्ट की उतनी यूनिट डीटीएम में अगर बेची जाती है तो क्या वैल्यू होती है। बट ऐसा क्वेश्चन ने कहीं पे भी नहीं लिखा, तो ये वाला ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। चाहो तो लो तो फिर आपको नोट डालना पड़ेगा, नहीं लोगे तब भी चलेगा, मैं दोनों से ही निकाल देता हूं आंसर। 25 लैक्स नॉर्मल, 500 लैक्स तो जीरो रेटेड सप्लाई, प्लस 300 लैक्स, 500 लैक्स कौन सी, ये वाली जीरो रेटेड सप्लाई, और 300 लैक्स डीटीए की सप्लाई टोटल टर्नओवर में, मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 500 लैक्स, कितना आ जाएगा आंसर? 25 लैक्स डिवाइडेड बाय 800 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 500 लैक्स। $15,62,500, 15,62,500। ओहो सॉरी रॉन्ग कर दिया, नेट आईटीसी 20 लैक्स है बेटा मेरा, हमने 25 लैक्स ले लिया, नेट आईटीसी यहाँ पे 20 लैक्स लिखा था हमने, मैंने गलती से ये वाला फिगर दिमाग में रह गया, मैंने चेंज होगा, ये 20 लैक्स होगा, 20 lakhs divided by 800 multiplied by 500, 12,50,000। ये आपका मैक्सिमम रिफंड होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम वापस से कर रहे हैं, क्या करके, इसी क्वेश्चन को हम वापस से कर रहे हैं। मान लीजिए कि क्वांटिटी सेम होती जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेची और एक्सपोर्ट की, तब इसका आंसर क्या होता? तो होता 20 लैक्स डिवाइडेड बाय 300 लैक्स, और जीरो रेटेड सप्लाई का अमाउंट कितना था, अभी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पर कितना था 300 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स
और 500 lakhs, विच एवर इज लेस, उतना ही अमाउंट इधर आएगा। 20 lakhs डिवाइडेड बाई 450 lakhs प्लस 300 lakhs मल्टीप्लाई बाई 450 lakhs। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यहाँ पे तो 450 लिख देंगे बट यहाँ पे 500 ही लिखते हैं टोटल टर्नओवर में। नहीं, ये दोनों अमाउंट सेम होने चाहिए। जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हो उतना ही आप नीचे लोगे। ओके, $750, 12 lakhs, उस केस में 12 lakhs हो जाएगा मैक्सिमम रिफंड। कितना हो जाएगा? 12 lakhs हो जाएगा मैक्सिमम रिफंड। ओके, समझ में आया? तो दो तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया, एक वो क्वेश्चन किया था। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे लगता है। आगे एक और क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, चलो ये सब चीजें हमारी हो चुकी है। अब आते हैं प्रोसीजर। रूल 96A में प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर मैंने आपको बताया था बेटा, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको याद रखना कि आपको बॉन्ड में लिखना पड़ता है कि आप इन डेट ऑफ इनवॉइस से 3 महीने के अंदर अंदर गुड्स एक्सपोर्ट कर दोगे। अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किया तो उसके नेक्स्ट 15 डेज में आप विद इंटरेस्ट की रेट 18% विद इंटरेस्ट आप पे करोगे, जो भी IGST माफ हुआ। सर्विस के केस में हमने क्या बताया था कि कोई भी सर्विस अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो विद इन ईयर, इनवॉइस की डेट से 1 साल के अंदर अंदर फॉरेन करेंसी इंडिया में आ जानी चाहिए। तो कन्वर्टेबल फ्री फॉरेन एक्सचेंज अगर इंडिया में नहीं आई विद इन ईयर, तो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 15 डेज में आप खुद चला करके जो IGST माफ हुआ था आपका उतना विद इंटरेस्ट पे करोगे डिपार्टमेंट को। तो फाइल बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू जुरिस्डिक्शन कमिश्नर बाइंडिंग हिमसेल्फ टू पे द टैक्स ड्यू अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days after expiry of 3 months from the date of issue of the invoice for exported goods are not exported, 15 days after the date of expiry of 1 year of or such further period as may be allowed by commissioner। अब ये सच फर्दर पीरियड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए कि सर्विस के केस में कमिश्नर के पास पावर है कि वो एक्सटेंशन दे सकता है। तो वो एक्सटेंशन दे रहा है, तब तक वेट करो, उसके कंप्लीट होने के नेक्स्ट 15 डेज में आपको पे कर देना है। फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट, if payment of such service is not received by exporter in convertible foreign exchange। Rule 96B, recovery of refund if export proceeds not realized। ये क्या जरा देखते हैं, इधर देखो बेटा। Recovery of refund, Rule 96B। ये क्या कहता है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया, उसके 2 केस आते हैं, गुड्स या सर्विसेज। बट ये गुड्स के लिए ही रखो, तो सर्विसेज के लिए तो एक केस आपको दिया हुआ जीरो रेटेड सप्लाई में, सर्विसेज का अलग प्रोविजन दिया हुआ है कि नहीं आया 1 साल में तो डिपार्टमेंट क्या है करेगा। बट मेन चीज आपकी आती है गुड्स के लिए, बराबर ही है। तो एग्जाम्पल हम गुड्स का ही लेते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया, 2 ऑप्शन है, IGST पे करके, दूसरा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड साइन करके। अब ये जो प्रोविजन है रूल 96 है, उसमें एक बात बोली गई है कि सर्विस अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी फ्री फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टेबल फ्री फॉरेन एक्सचेंज, वो आ जानी चाहिए आपके पास 1 साल में। अब ऐसा केस ये गुड्स को लेकर के नहीं बोल रहे कि कब तक फॉरेन करेंसी आ जानी चाहिए, खाली ये बोला गया कि एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए गुड्स, फॉरेन करेंसी आने की बात ही नहीं की यहाँ। और IGST पे करके गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर्विस तो एक्सपोर्ट होती नहीं, IGST पे करके अभी खाली गुड्स ही होता है। तो इस केस के अंदर भी उन्होंने
ये नहीं बताया कि गुड्स अगर एक्सपोर्ट होता है और उसमें फॉरेन करेंसी अगर नहीं आई, नॉट रिसीव, तो क्या होगा इनमें? इन दोनों केसेस में फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में नहीं आई तो क्या होगा? बताया नहीं गया है। तब कहीं जाकर के एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पर? कि भाई तब कहीं जाकर के क्वेश्चन रेज होता है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसे केस में फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं भी आएगी तब भी चलेगा क्या? अगर गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो बोला नहीं चलेगा। तो फिर बोले उसके लिए कोई प्रोविजन तो बनाया ही नहीं है। तब ये प्रोविजन 96 भी बन करके आया बेटा। सॉरी, तब ये प्रोविजन 96 भी बन करके आया। ये क्या बोलता प्रोविजन, जरा देखते हैं। ये बोलता है कि मैं गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं आफ्टर पेमेंट ऑफ IGST एंड मैं रिफंड क्लेम करता हूं 1 लाख रुपीज का मान लो, या फिर मैं जीरो रेटेड सप्लाई करता हूं, बराबर। कौन सा? एक्सपोर्ट। SEZ को सप्लाई करना नहीं, एक्सपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट करता हूं, वो भी गुड्स का। उस केस के अंदर अनयूटिलाइज ITC का रिफंड अनयूटिलाइज ITC का रिफंड है कितना? ₹1 लाख मान लो। दोनों में से कोई भी केस हो, सेम प्रोविजन लगेंगे, तो मैंने अमाउंट सेम ही लिया है ताकि दोनों पर एप्लीकेबल हो जाए। अब रिफंड मुझे मिल चुका है, ये ऑफिसर है, मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया, दोनों में से कोई भी केस हो, रिफंड के लिए अप्लाई किया, मैंने कहा जी मेरा एक्सपोर्ट हो गया गुड्स, प्लीज रिफंड दे दीजिए। इन्होंने मुझे इज्जत से रिफंड दे दिया। बोले ये लो पकड़ो महेश गौड़, आप अपना रिफंड। अब इधर देखना बेटा, एक्सपोर्ट वैल्यू वो थी 10 लाख, रिफंड बन रहा था 1 लाख। मैंने रिफंड क्लेम किया तो डिपार्टमेंट ने मुझे रिफंड दे दिया, रिफंड ग्रांटेड बाय डिपार्टमेंट 1 लाख। बोले महेश गौड़ पकड़ो ये 1 लाख का रिफंड आप अपना। मैं खुश, इन्होंने मुझे रिफंड दे दिया, मैंने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया। बट फेमा एक्ट के अंदर एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपका पैसा फॉरेन करेंसी इंडिया में आ जाना चाहिए। GST नहीं बोल रहा है, फेमा एक्ट बोलता है। तो GST ने क्या किया, उस पॉइंट को उठाया और एक रूल 96 भी बना दिया और बोला देख भाई महेश गौड़, हम तुझे रिफंड तो दे रहे हैं, अगर तेरा पैसा फॉरेन करेंसी फ्री फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर फेमा एक्ट, तब हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उस टाइम में फॉरेन करेंसी नहीं आई उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, या तो आप एक्सटेंशन ले लो RBI से, बट अगर फॉरेन करेंसी नहीं आई उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो बेटा कुछ भी किया हो, हम तुम्हारा ये अमाउंट रिकवर करेंगे। तो उसमें 2 ऑप्शन होंगे, पहला हम आपको इज्जत से बोलेंगे, तो जैसे ही आपका ये टाइम पीरियड एक्सपायर होता, मान लीजिए टाइम पीरियड एक्सपायर होता आपका 31 दिसंबर 2021, लास्ट डेट एज पर फेमा एक्ट, ये लास्ट डेट है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, शांत बैठे रहेंगे और आपको 30 डेज का टाइम देंगे कि 30th जैन तक, विद इन 30 डेज खुद इज्जत से ये जो 1 लाख रुपया है रिफंड अमाउंट जो आपको मिला था वो आप दो, पेड टू डिपार्टमेंट विद इंटरेस्ट। जिस दिन आपको हमने रिफंड दिया
वहां से लेकर के जब पे करोगे वहां तक का ब्याज देना होगा आपको 1 लाख रुपए। ओके, तो जो रिफंड दिया उसको वापस से रिकवर कर लेंगे। अगर आपने फेमा एक्ट के टाइम पीरियड के अंदर अंदर फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं लेकर के आए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आरबीआई के पास पावर है कि ये वेव कर सकती है। आरबीआई बोल देगा भाई फॉरेन करेंसी नहीं भी लाएगी तब भी चलेगा। जैसे नेपाल भूटान, वहां पे बोला गया इंडियन करेंसी में भी पेमेंट होगा तो चलेगा, नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज लाने की जरूरत नहीं होती वहां पर। ओके, वहां पे इंडियन करेंसी का पेमेंट अलाउ किया गया है। तो आरबीआई अगर वेव कर दे कि भाई फॉरेन करेंसी इंडिया में आना इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में जरूरी नहीं है, ये हम बोल रहे हैं, तो महेश गौड़ के केस में जरूरी नहीं, तो महेश गौड़ फॉरेन करेंसी नहीं भी लेकर के आए तब भी उसका रिफंड की रिकवरी नहीं करोगे। जो रिफंड दे दिया वो दे दिया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए मेरा पार्ट रिकवरी हुआ। पार्ट रिकवरी मतलब 10 लाख में से आउट ऑफ 10 लाख 6 लाख मुझे मिल चुके रिसीव, जो 6 लाख के बराबर है। 4 लाख नॉट रिसीव। तो जो रिकवरी होगी वो भी प्रोपोर्शनेट होगी। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख टोटल सेल प्रोसीड्स था, उसमें से रिकवर कौन सा नहीं हुआ, 4 लाख रिकवर नहीं हुआ, तो 40,000 डिपार्टमेंट लेगा आपसे। 40,000 पेड टू डिपार्टमेंट विद इंटरेस्ट। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज, मान लीजिए 30 जनवरी को ड्यू डेट 31 दिसंबर को कंप्लीट हुई। आरबीआई ने मुझे परमिशन दे दी 2 महीने की, आरबीआई ग्रांटेड एक्सटेंशन। और बोल दिया 28 फेब तक महेश गौड़ तुम दे देना पैसा, आ जाना चाहिए तुम्हारी फ्री फॉरेन एक्सचेंज। फिर भी मुझे ये जो 30 जैन है तब तक मुझे ये जो अमाउंट बनेगा रिफंड जो मेरे को मिला है वो मुझे डिपार्टमेंट को पे करना ही पड़ेगा। मान लीजिए 1 लाख का एग्जांपल लेता हूँ, 1 लाख मैंने 30 जैन को पे कर दिया विद इंटरेस्ट, पे करना पड़ेगा। और 28 फरवरी तक अगर फ्री फॉरेन एक्सचेंज आ गई तो 1 लाख जो मेरे से रिकवरी की थी रिफंड की जो रिकवरी की थी डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो मुझे रिफंड दिया था वो वापस ले लिया इन्होंने, वो रिफंड वापस दे देंगे मुझे। अगर आरबीआई ने जो एक्सटेंशन दी उस टाइम पीरियड में मेरी फ्री फॉरेन एक्सचेंज आ जाती तो ये रुपया मुझे जो 1 लाख रिफंड का लिया वो वापस दे देंगे मुझे, ब्याज नहीं देंगे, ब्याज ये रखेंगे। वो मेरे लिए सजा है, क्यों टाइम पर नहीं मैंने फ्री फॉरेन एक्सचेंज नहीं मंगवाई। पॉइंट नंबर 2, अगर 28 फरवरी के बाद में अगर आया फ्री फॉरेन एक्सचेंज तो मुझे रिफंड नहीं मिलने वाला है, वो डिपार्टमेंट के पास मिलेगा। जो उन्होंने रिकवरी की वो नहीं मिलेगी। ये रूल 96B है। आ जाओ जरा देखते हैं रूल 96B क्या बोलता है। रिकवरी ऑफ रिफंड इफ एक्सपोर्ट प्रोसीड नॉट रियलाइज। रिकवरी ऑफ रिफंड अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। रिकवरी ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। रिकवरी ऑफ रिफंड, ये 2 केस है। If sale proceeds of such exported goods have not been realized within the period allowed by FEMA Act, so within 30 days of the expiry of the said period, exporter shall deposit the amount of refund with interest to the extent of non-realization of sale proceeds. जितनी नहीं रियलाइज हुई है उसके प्रोपोर्शनेट में जो भी रिफंड बनता है उतना आपको डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अगर विद इन 30 डेज में पे नहीं किया तो डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट विल रिकवर सच अमाउंट एज पर सेक्शन 73 एंड 74। 73 मिस्टेक के केस के शोकॉज नोटिस की बात करता है, 74 फ्रॉड के केस के शोकॉज नोटिस की बात करता है। उसके बाद इंक्वायरी बैठती है और उसके बाद वो रिकवरी करते हैं। तो वो प्रोसेस हम डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो वाला मेथड फॉलो किए जाएंगे फिर रिकवरी के लिए। पावर ऑफ राइट ऑफ आरबीआई राइट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑन मेरिट्स द रिफंड पेड टू द एप्लीकेंट शैल नॉट बी रिकवर्ड। आरबीआई चाहे तो वेव कर सकती है कि भाई हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है, इंडियन करेंसी में आएगा तब भी चलेगा, या फॉरेन करेंसी नहीं भी आएगी या इंडियन करेंसी भी नहीं आएगी तब भी चलेगा, रिकवरी ना की जाए इससे। आरबीआई अगर राइट ऑफ कर देता है तो वो राइट ऑफ रहेगा। सेल प्रोसीड्स रियलाइज्ड आफ्टर रिकवरी ऑफ रिफंड अमाउंट। डिपार्टमेंट मुझसे 1 लाख रुपए की रिकवरी ले चुका है। ये जो ऑफिसर है जो 1 लाख रुपए इन्होंने मुझे रिफंड दिया था वो ये रिकवर कर चुके हैं। अब क्या है, आफ्टर रिकवरी ऑफ रिफंड इफ सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड
बाय द एप्लीकेंट विद इन एक्सटेंडेड पीरियड एज परमिटेड बाय आरबीआई। इन्होंने रिकवरी कर ली 1 लाख रुपए की, जो रिफंड दिया था इन्होंने मुझे, वो ले चुके हैं। अब मेरे को फॉरेन करेंसी आ रही है, ये यूएसएस है, ये मुझे फॉरेन करेंसी अब आ रही है। अब क्या होगा? तो बोले अगर ये फॉरेन करेंसी आरबीआई ने जो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दिया था उसमें आई तो ये 1 लाख रुपया जो इन्होंने लिया मुझे वापस रिफंड कर देंगे। उसके बाद आई तो कुछ नहीं होगा, फिर कोई रिफंड नहीं करेंगे ये 1 लाख रुपया। देन द एप्लीकेंट प्रोड्यूस द एविडेंस रिक्लेम रिफंड अगेन टू द एक्सटेंडेड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। ओके, इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल्स इस प्रोविजन को समझाया गया नीचे। ओके, एक आता ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड। जीरो रेटेड सप्लाई में प्रोविजनल रिफंड भी मिलता है, तो वो भी इसी जीरो रेटेड सप्लाई के साथ पढ़ लेते बेटा, ताकि जीरो रेटेड सप्लाई हमारा कंप्लीट हो जाए। ये क्या बोलता है ध्यान से सुनना। मान लीजिए जीरो रेटेड सप्लाई, उसमें मेरा रिफंड सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई में, ये प्रोविजनल रिफंड का यहाँ पे केस, मेरा रिफंड बनता है मान लीजिए 100 लाख का। मैंने रिफंड एप्लीकेशन दी 1 जुलाई को, रिफंड एप्लीकेशन कब दे दी बेटा हमने? 1 जुलाई को रिफंड एप्लीकेशन दे दी मैंने। ओके, तो मैंने रिफंड एप्लीकेशन दी 1 जुलाई को, क्या दे दी? रिफंड एप्लीकेशन कब दी? 1 जुलाई को। ओके, 1 जुलाई को मैंने रिफंड एप्लीकेशन दे दी। रिफंड एप्लीकेशन 1 जुलाई को देने के बाद में, 1 जुलाई को रिफंड एप्लीकेशन देने के बाद में डिपार्टमेंट के पास टाइम लिमिट होता है 60 डेज का, तो वो रिफंड दे सकता है 60 दिन के अंदर कभी भी। बट 100 लाख का अमाउंट अगर 60 दिन भी ब्लॉक रहा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये। मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह वो सब मारा जाएगा। तब गवर्नमेंट ने मुझे क्या बोला, जीरो रेटेड सप्लाई में आप प्रोविजनल रिफंड के लिए अप्लाई कर दो। जैसे मैंने प्रोविजनल रिफंड के लिए अप्लाई किया मान लो 1 जुलाई को, विद इन 7 डेज मुझे 90 लाख मतलब 90% ऑफ क्लेम, जो क्लेम मैंने किया है वो रिफंड हो जाएगा। बाकी का 10% अभी नहीं होगा, वो इन पर सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, देन उसके बाद ग्रांट करेंगे रिफंड। ओके, अगर उनको मालूम चला डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद में क्या रिफंड हमको ज़्यादा दे दिया, तो रिकवरी विद इंटरेस्ट करने वाले हैं वो 18% से, क्योंकि आपने जरूर गलत इंफॉर्मेशन दी होगी, तभी उन्होंने आपने 100 लाख तो आपने अप्लाई किया था, तभी उन्होंने 90 लाख दे दिया, जबकि आपका रिफंड क्लेम 80 लाख बनता है। टोटल 80 लाख बनता है, 10 लाख विद इंटरेस्ट ले लेंगे आपसे। मान लीजिए उन्होंने रिफंड आपको 90 लाख दे दिया प्रोविजनल बेसिस पे और क्लेम 100 लाख का बनता है, तो बाकी का 10 लाख 60 डेज के अंदर अंदर दे देंगे। 60 डेज से ज़्यादा डिले हुआ तो वो इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये हम आगे इंटरेस्ट के टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा केस, ये वापस है, ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए जो जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर पिछले 5 साल में, जैसे मान लो आप प्रोविजनल रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 जुलाई 2021 में, तो यहां से पिछले 5 साल में 5 years आप कभी भी जेल नहीं गए हो, और जेल गए हो तो उसका अमाउंट मोर देन 2.5 करोड़ ना रहा हो। अगर मान लो मैंने 3 करोड़ का घोटाला किया था 3 साल पहले, और जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, अब अगर मैं प्रोविजनल रिफंड के लिए अप्लाई करूंगा तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, तेरी हरकतें ही नहीं है प्रोविजनल रिफंड की, तू तो चोर है, तेरे को तो 60 डेज का हमारा पूरा प्रोसीजर होगा ना, उसी में रिफंड मिलेगा, उससे ज्यादा डिले करेंगे तो हम ब्याज देंगे, प्रोविजनल रिफंड नहीं देंगे तुझ जैसे इंसान को, तो प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलता है उस केस में। शॉर्ट नोट में आ सकता है ये। In case of zero rated supply, the applicant can apply for provisional refund. The exporter and supplier are entitled to a 90% refund on a provisional basis. 90% refund provisional basis में मिल जाएगा। Provisional refund is granted within 7 days of the refund claim. The amount of provisional refund is credited directly to the claimant bank account. सीधा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा 90%. Provisional refund not allowed. कब अलाउ नहीं होता है? The provisional refund is not granted if the applicant has been prosecuted for any offence under GST law or earlier law within past 5 years. The amount of tax evaded in such prosecution shall be more than ₹2.5 crore. ये क्या बोलना चाहता, ध्यान से सुनो।
जिस दिन मैं प्रोविजनल रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा हूं उसके पिछले 5 साल में अगर मैंने कभी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, भले 6 महीना जेल में रहकर के आया हूं, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, अब अगर मैं प्रोविजनल रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। मेरे पिछले 5 साल का जो करियर है वो दाग साफ होना चाहिए। ये दाग लगाओ तो 2.5 करोड़ से कम का लगाओ, मतलब पिछले 5 साल में जेल नहीं गया हूं, या जेल गया हूं तो कम से कम अमाउंट 2.5 करोड़ या उससे कम का होना चाहिए, तो मैं प्रोविजनल रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ये आपके जीरो रेटेड सप्लाई के सारे प्रोविजन हमने एक ही साथ डिस्कस कर लिए बेटा। अब अक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वाले प्रोविजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।